डॉलर इतना ओवर वैल्यूड हो क्यों रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ओवर वैल्यूएशन का जो कहानी है ये आज से नहीं, ये शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। 1945 के बाद से बिल्कुल। तो कहानी ये है कि टैरिफ वॉर जो है इसका अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य देशों पे प्रभाव ये पड़ेगा कि अन्य देश जो यूएस में से जो चीज़ें बेच पाती है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एक वर्ड सर सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ वॉर। तो सबसे पहले आप ये बताइए सर कि ये टैरिफ क्या है? देखिए, टैरिफ जो होता है बेसिकली टैक्सेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ अरिजीत गांगुली सर। एक बार पुनः स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे तरफ से भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हमारे जो वित्तीय क्षेत्र की पॉडकास्ट जो सीरीज चल रही है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ये कहिए कि मेरे लिए ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल सर, और हमारे दर्शकों के लिए इससे दुगनी लाभप्रद है। धन्यवाद। अभी सर जो एक चीज़ वैश्विक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा तूल पकड़ी हुई है, आर्थिक जो स्थिति है पूरे विश्व की, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरह से यूँ कहें कि अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके पीछे की अगर बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो इस पूरे प्रक्रम में जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है निकल के कि फलाना देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है इस बार बहुत सारी नीतियों के साथ इस बार सत्ता में आए हैं। बहुत सारी उनके वादे रहे हैं, बहुत सारी नीतियां रही हैं जिसके दम पर वो सत्ता में आए हैं। बावजूद इसके इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आज हम जो बात करेंगे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा और स्पेशली भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ड सर सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ वॉर। तो सबसे पहले आप ये बताइए सर कि ये टैरिफ क्या है? देखिए, टैरिफ जो होता है बेसिकली टैक्सेस होते हैं जिसके माध्यम से आप विदेश में निर्मित वस्तुओं को या सेवाओं को आप अपने देश में या अपने अर्थव्यवस्था में आने से रोकते हैं। एक तरीका बैरियर आप क्रिएट करते हैं। तो मूलतः ये कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी होता है कि कोई दूसरे अर्थव्यवस्था में बनी हुई वस्तु जब आपके बॉर्डर में एंटर करती है तो उस समय उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं, जैसे हम लोग एक जानते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी हुआ कि जब कोई कंपनी अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में किसी वस्तु को जिस दर पर बेच रहा है उससे सस्ते दर पर अगर आपके अर्थव्यवस्था में लाकर बेचता है तो उसके ऊपर जो कर आरोपित किया जाता है उसे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से देखा जाता है कि चाइना जैसे देश क्या करते हैं कि अपने जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको सब्सिडी के माध्यम से उनको एक सहयोग प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वो इससे सक्षम हो पाते हैं कि वो दूसरे देशों में जाके अपनी वस्तुओं को सस्ते दर पर बेच सके। तो ऐसी सब्सिडीज़ को काउंटर करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। तो ये तो हो गए टैरिफ। कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे अगर आप लाइसेंसिंग को कंपलसरी कर दें या फिर एक कोटा कर दें कि इससे ज़्यादा वस्तु लाके हमारे देश में बेच नहीं सकते, या फिर यूरोप जैसे देश बोलते क्या है भाई आप सर्टिफिकेट लाके दीजिए कि आपने जो ये वस्तु का उत्पादन किया है इसमें इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो अपने इकोनॉमी में रोकना, जो मुख्यतः दूसरे इकोनॉमी में तैयार हुई हैं। तो यही है ये जो माननीय ट्रंप महोदय जो टैरिफ वॉर जो कर रहे हैं इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है सर? कुछ तो सोच के ही वो कर रहे होंगे। देखिए, जो कर रहे हैं वो दिख तो रहा है सबको कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारे जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल का दिन उन्होंने इसलिए निर्धारित किया है ताकि किसी को ये ना लगे कि 1 तारीख को बोल रहा है, 1 अप्रैल को बोला जा रहा है तो अप्रैल फूल डे मूर्ख दिवस ना मनाया जा रहा है। वहाँ तक प्रचलित, अमेरिका तक हाँ, वहाँ प्रचलित है। ये सारी चीज़ें जो है वो पाश्चात्य चीज़ ही हैं। तो इसलिए वो 2 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि भाई उस दिन हम घोषणा करेंगे कि किस देश के ऊपर हम क्या टैरिफ या टैक्स लगाने वाले हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये है
कि उनका ऐसा मानना है, आज का नहीं, जब 2017 में जब वो पहली बार राष्ट्रपति बनकर आए थे तो उनको लगा था कि भाई हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है, यानी डॉलर जो है दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि चाहे आप एप्पल का नाम ले लो, चाहे टेस्ला का नाम ले लो, ये मुख्यतः है अमेरिकी कंपनियां, लेकिन वहाँ पे उत्पादन करने से उनको सस्ता पड़ता है चाइना जैसे देशों में उत्पादन करना। तो अमेरिकी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग लेके चली जा रही है चाइना जैसे देशों में, पहला नुकसान। दूसरी नुकसान की बात करें तो यूएस की अगर करेंसी दूसरे देशों की तुलना में मजबूत है तो एक अमेरिकी नागरिक को अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी से चीज़ों को खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है दूसरी इकोनॉमी से चीज़ों को खरीदना। तो इससे हो रहा है क्या कि दूसरे देशों के साथ इसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी कि अमेरिका चीज़ों को कम बेच रहा है और ख़रीद ज़्यादा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो 2024 में भी ये ट्रेड डेफिसिट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का रहा है। और ऐसा नहीं कि 2024 की कहानी है, अगर पिछले 4 लगातार वर्षों को हम लोग देखें तो इसका जो ट्रेड डेफिसिट रहा है यूएस का वो $1 ट्रिलियन से ऊपर का ही रहा है। तो ट्रम्प साहब का लगता है कि भाई अगर हम ऐसे काउंटर टेरिफ लगाएंगे या फिर टेरिफ वॉर करेंगे तो इससे जो हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके पास दो ही उपाय रहेगा, या तो भाई आप हमारे देश में आके उत्पादन करो ताकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बढ़ सके, या दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि भाई अगर विदेश से लाई हुई चीज़ों पे अगर टैक्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं की कीमत सस्ती पड़ेगी, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो खरीदारी यूएस निर्मित वस्तुओं की ज़्यादा करेंगे, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो पाएगा। ये उनका जो पूरा जो एक तरीके से कहिए कि जो दिमाग उनका जो काम कर रहा है वो इसी की तरफ जा रहा है, इसी और रुख कर रहा है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे यूएस को भी नुकसान है। यूएस को नुकसान इस तरीके से है कि चाहे हम लोग कस्टम ड्यूटी कहे, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहे, चाहे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहे, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अपना जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर की कहानी ये होती है कि अप्रत्यक्ष कर वो भुगतान करता है जो खरीदार होता है। तो अगर चीन की बनी हुई वस्तु को अगर यूएस कहता है कि हम पहले से अधिक इस पे टैक्सेस लेंगे, तो वो टैक्स जो है उसका भुगतान कोई चीनी नागरिक या चीन की कोई कंपनी नहीं करेगी, इसका भुगतान कोई अमेरिकी नागरिक ही कर रहा होगा, यानी कि इसका भुगतान कोई अमेरिकी नागरिक के पॉकेट से निकलेगा और यूएस की ट्रेजरी में जाकर वो पैसा जमा हो जाएगा। तो अभी तक की स्थिति यही बनी हुई है। आपने बताया सर कि डॉलर जो भी मतलब ये है इसका नुकसान क्या है, मतलब जो भी ओवर वैल्यूड। तो मेरा सवाल ये है सर कि डॉलर इतना ओवर वैल्यूड हो क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ओवर वैल्यूएशन का जो कहानी है ये आज से नहीं, ये शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, 1945 के बाद से। बिल्कुल। तो कहानी ये है कि यूएस के डॉलर से पहले जो प्रचलित मुद्रा जो पूरे विश्व में थी वो थी ब्रिटेन की पाउंड। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाहे जीतने वाले देश हों चाहे हारने वाले देश हों, सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। तो इस अवसर का सबसे ज़्यादा लाभ किसी ने उठाया तो उसने यूएस ने उठाया। यूएस ने कहा कि भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि यूएस की करेंसी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता गया। तो देखिए, किसी करेंसी के ऊपर जो विश्वास होता है उसका कारण दो मुख्यतः माना जाता है। पहला कारण होता है उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है जिस देश की करेंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग सबको ही जानते हैं कि यूएस जो है दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। दूसरी जो इसका एक कारण होता है वो होता है कि किसी देश की करेंसी का वैल्यू डिटोरिएट होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति क्या करता है कि जो 100 रुपये का सामान है उसी सामान को खरीदने के लिए आपको साल भर के बाद 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, करेंसी का परचेजिंग पावर घट रहा है। लेकिन वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है जिसको हम लोग सेंट्रल, जो वहाँ की केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बोर्ड, वो केंद्रीय सरकार के दबाव से मुक्त है, यानी वहाँ की ऑटोनोमस बॉडी है पहली, यूएसए की। और दूसरा कारण यह है कि वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है इस बात से एकदम तटस्थ है कि वहाँ के करेंसी का वैल्यू डिटोरिएट इन्फ्लेशन के कारण नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि एक तो मजबूत अर्थव्यवस्था, दूसरा कारण यह है कि वहाँ की इन्फ्लेशन लो है।
तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वहाँ पे जो मुख्यतः जो लेन देन होते हैं उसका 50% लेन देन डॉलर में होता है, पहला। दूसरा, केंद्रीय बैंक जो देश के अलग अलग होते हैं ये अपने पास कुछ एसेट्स रखते हैं। ये सोने के रूप में हो सकता है और दूसरे देश की करेंसी के रूप में भी होता है। तो दूसरे देश की करेंसी के रूप में ये डॉलर भी रखा जाता है, जो कि मुख्यतः देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। जैसे भारत में ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पे नोट छापते हैं, जिसके अनुसार आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ का एसेट होना चाहिए, अनिवार्य, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कम लेकिन 200 करोड़ से कम नहीं होगा। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड और 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज होते हैं। तो इस फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है, इसका जो मेजोरिटी पार्ट होता है, ये डॉलर के रूप में ही देखा जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये दो कारणों से, एक तो रिजर्व के रूप में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जो हमेशा इसकी मांग बढ़ी रहती है डॉलर की, इस कारण से इसका वैल्यू ऐतिहासिक तौर पे ही देखा जाता है तो बढ़ा रहता है विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। आपने सर डॉलर के ओवर वैल्यूड होने का कारण बताया, तो अभी जो ये अमेरिका कर रही है, इससे पहले भी इसके निदान के लिए अमेरिका कुछ ना कुछ कार्य अमेरिका के द्वारा जरूर किया गया होगा। तो इसके पहले जो किया गया था निदान के लिए वो क्या था सर? देखिए, अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इसके माध्यम से तो यूएस हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा तो बना के ही रखता है। जो इस तरह की जो घटना जो मुख्यतः इस बात पे टारगेटेड हो कि यूएस की जो डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है घट सके, इसके लिए एक अकॉर्ड साइन किया गया था। अकॉर्ड मतलब एक तरीके से कि डील, जैसे अभी एमओयू होता है उस टाइप हाँ, एक तरीके से। तो इसका नाम दिया गया प्लाजा अकॉर्ड। प्लाजा अकॉर्ड जो साइन हुआ था 1985 में हुआ था। इसका नाम प्लाजा अकॉर्ड इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क में एक होटल है, प्लाजा होटल, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या डील हुआ था यूएस का उस समय के अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, जिसमें कि मुख्यतः जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देश थे। तो यहाँ पे यूएस ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर दबाव डाला था कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करेंगे कि अपने रिजर्व से डॉलर बेचेंगे और अपने जो रेस्पेक्टिव करेंसीज हैं उसको खरीदेंगे। यानी जापान के पास अगर डॉलर है तो जापान डॉलर बेचेगा, येन खरीदेगा। ठीक उसी तरह से जर्मनी की उस समय करेंसी हुआ करती थी मार्क, तो जर्मनी के पास जो डॉलर का रिजर्व है उसको वो बाजार में बेचेगा, उस डॉलर के बदले में वो बाजार से अपनी करेंसी को खरीदेगा। फ्रांस की करेंसी उस समय फ्रैंक हुआ करती थी, फ्रैंक खरीदेगा। और ब्रिटेन उस समय अभी भी कह सकते हैं तो उसकी करेंसी पाउंड है तो पाउंड को खरीदेगा। तो इस खरीद बिक्री के माध्यम से होगा ये कि बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़ जाएगी और ये जो करेंसीज जिसके द्वारा इनको खरीदा गया उसकी मात्रा घट जाएगी। तो हम लोग एक बेसिक नियम जानते हैं कि हम लोग किसी चीज़ के वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं कि उसकी उपलब्धता कितनी है। जिस चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू घटती है, जिसकी उपलब्धता कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो डॉलर की मात्रा बढ़ने से हुआ क्या कि डॉलर का वैल्यू घट गया और इन जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उनकी करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। तो सारे जो इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे ये जानते थे कि इससे उनके एक्सपोर्ट्स पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे देशों को उस समय भी एक डर था कि कहीं यूएस अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगा दे तो हम कोई भी वस्तु फिर बाजार में बेच नहीं पाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा वो जापान पे पड़ा। 1985 में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। 90 के दशक में वहाँ पे एक मंदी आई जापान में और वो मंदी आज तक चल रही है। उस मंदी की स्थिति ये है कि जापान को पिछाड़ते हुए उसके स्थान पर जर्मनी अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि जर्मनी में खुद मंदी की स्थिति जर्मनी की स्थिति खुद डामाडोल है। मतलब मान के चलिए कि बिना रेस दौड़े हुए दूसरे देश उसको पछाड़ रहे हैं, उसकी स्थिति यही है। तो अभी भी शायद एक ऐसा एक अनऑफिशियल एक अफवाह ही कह सकते हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, कि ट्रम्प साहब का एक रिजॉर्ट है फ्लोरिडा में जिसका नाम है मारे लागो। तो एक अफवाह ये भी है कि हो सकता है कि यूएस फिर से जो है ऐसा ही प्लाजा अकॉर्ड के टाइप से मारे लागो अकॉर्ड लाए और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर दबाव डाले कि भाई तुम हमारी करेंसी को बाजार में बेचो और अपनी करेंसी को खरीदो। लेकिन वो दौर कुछ और था, आज की दौर कुछ अलग है। अब वैसा कर पाना उतना आसान नहीं है।
क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं पहले से ही जो भी राष्ट्रपति, जो भी नायक रहे हो अमेरिका के, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं से रणनीति पहले से थी कि डॉलर को मजबूत बनाना है अंततोगत्वा, इससे इसका जो है प्रभाव पूरे देखिए, वैश्विक। अब ट्रम्प साहब की बात कही जाए ना, तो ट्रम्प साहब मतलब क्या कहें कि दो विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ डिमांड कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की जो वर्चस्व है वो कम भी ना हो और डॉलर का वैल्यू घट भी घट जाए। भी जाए। जैसे पिछले साल की घटना मैं बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि रशिया की अगुवाई में रशिया ने एक प्रस्ताव दिया था कि डॉलर को अक्सर देखा जाता है कि युद्ध की स्थिति में यूएस अपनी करेंसी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, अपने विरोधी देशों के जो रिजर्व है उसको ब्लॉक कर देता है, सैंक्शंस लगा देना जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं। तो रशिया ने एक सलाह दिया था कि हम लोग जितने ब्रिक्स कंट्रीज हैं हम लोग अपनी एक करेंसी डेवलप करते हैं और आपस में ट्रेड करने के लिए हम लोग डॉलर की जगह उस उसी करेंसी का करेंसी इस्तेमाल यूज करेंगे। हाँ। तो उस समय ट्रम्प साहब ने, उस समय राष्ट्रपति बने नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने डॉलर से हटकर दूसरी किसी करेंसी में अगर व्यापार करने का सोचा भी तो हम उसके ऊपर ना सिर्फ सैंक्शंस लगाएंगे बल्कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपनी कोई भी सेवा या वस्तु लाके अमेरिका में बेच ना पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डॉलर का जो वैश्विक जो दबदबा है वो कम हो। दबदबा भी चाहिएगा और चाहिए कि वैल्यू भी घट वैल्यू जाए, भी कम रहे। ये संभव नहीं है क्योंकि बिल्कुल दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। अच्छा, जो तरीका सर आपने बताया कि पहले जो तरीका अपना रही थी यूएसए, अब वो तरीका क्यों नहीं अपना रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, एक तो कारण ये है कि उस समय 4-5 देशों को ही डील करना था यूएस को, अभी ये संख्या बहुत बड़ी है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि उस समय जो देश थे वो यूएस के डोमिनेटेड कंट्रीज थे, लेकिन अभी जो इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, और चाइना जो है वो सबसे बड़ा इसका ट्रेडिंग पार्टनर होते हुए इसका मिलिट्री का भी सबसे बड़ा राइवल यही है। यानी कि अब कहिए कि जो पहली सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को धमकी नहीं दे सकता है, तो अब ये संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाजार भी चीन बड़ी है सर। बाजार बहुत बड़ी हो चुकी है पहले से, अब ये संभव इस कारण से भी नहीं है। अच्छा, ये जो टैरिफ वॉर जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर बात कर ली जाए सर, आपने सारी चीज़ें जो बताई उस हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि टैरिफ वॉर जो है इसका अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य देशों पे प्रभाव ये पड़ेगा कि अन्य देश जो यूएस में जो चीज़ें बेच पाती है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यूएस के लिए या जो देश बेच रही है देखिए, उसके दोनों के लिए ही। अब यूएस अगर टैरिफ लगा रही है तो यूएस में जैसा कि मैंने बताया कि टैरिफ जो है मुख्यतः ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बिल्कुल। और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करेंगे यूएस के नागरिक ही। तो यूएस के नागरिक के पास दो उपाय रहेंगे कि पहला उपाय ये रहेगा कि भाई या तो चीज़ों को कम खरीदो, जो वैश्विक बाजार से चीज़ों को कम खरीदने का मतलब क्या है कि उन वस्तुओं की आपूर्ति यूएस में घटेगी, और किसी चीज़ की आपूर्ति घटती है तो वो महंगाई की तरफ जाती है। दूसरा उपाय ये है कि भाई हम खरीदारी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा टैक्सेस भरें, तो ज़्यादा टैक्सेस भरने का भी वही रिजल्ट निकलेगा कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब जो भारत जैसे देश हैं या फिर जो चीन है, अगर मान के चलिए 10% टैक्स लगता था वो 15% हो जाएगा, तो अगर 100 रुपये का सामान बेचते थे तो 110 रुपया अगर लगता था वहाँ पे तो वो 115 रुपया हो जाएगा। तो इन वस्तुओं का डिमांड यूएस मार्केट में हो सकता है कम हो, तो अब हम यूएस के मार्केट में ज़्यादा सामान नहीं बेच पाएंगे। कुल मिलाकर यानी अगर देखी जाए तो अमेरिका जो ट्रेड डेफिसिट में रह रहा है, अभी आपने बताया मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेड डेफिसिट $1 में है। ट्रिलियन से पड़े। हाँ, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो कम करने के लिए एक मतलब बेहतरीन और दूसरा अवसर के रूप में मैन्युफैक्चरिंग देख रहे को अपने देश में शिफ्ट करवाना शिफ्ट चाहिए। करने के लिए। बिल्कुल। सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करें सर अंत में अगर बात करें कि भारत पे इसका डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ने वाला है? देखिए, अभी जितने भी प्रभावित देश हैं वो क्या क्या उपाय लगा रहे हैं या लगा सकते हैं। स्पेशली भारत की अगर बात कर लीजिए हाँ, सर, तो अपने उसमें देश भारत की। भी प्रभावित देश है तो भारत की भी बात आ ही जाएगी कि पहला तो उपाय ये है कि जो देश हैं वो जो प्रभावित देश हैं वो एक संगठन के रूप में यूएस से ये करे, डील करे। डील करें। अगर यूएस अलग से हम भारत जाएंगे तो भारत को अलग से डील करेगा, चाइना को अलग से डील करेगा, यूरोपियन देशों को अलग से डील करेगा। लेकिन जितने भी प्रभावित देश हैं, लेट से यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया,
मैक्सिको हो गया, ये सारे देश मिल के एक गुट बनाए और ये गुट बन के अगर यूएस से बात करे तो यूएस पे दबाव बनेगा। यूएस हो सकता है इन सारी बातों से पीछे हट जाए, पहला। दूसरे उपाय के रूप में जो देश हैं वो आपस में ट्रेड ट्रीटी साइन करके ये करे कि भाई हम एक दूसरे को सामान बेचेंगे, यानी जो सामान हम यूएस में बेचते थे अब हम एक दूसरे को बेचना शुरू करें। जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग अभी यूएस ब्रिटेन के साथ और जो यूरोपियन देश है उसके साथ हम लोग फाइनल करना चाह रहे हैं। फिर चाइना जिसके साथ हमारी जो 2020 से ही हमारी जो संबंध थे बहुत खींचतान भरी रही है, उसको भी हम लोग तू मैं वाला स्थिति है डोकलाम वाले घटना के बाद, तो उसको भी हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा उपाय ये है। तीसरा उपाय ये है कि हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही डिमांड बढ़ाएं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस बजट में ही एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स कट दिया गया है, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। साथ ही साथ आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को घटाया। इससे क्या होगा कि जो आपका इंटरनल डिमांड है ये बढ़ेगा। अगला उपाय ये हो सकता है कि जो वैश्विक बाजार है और इसमें सबसे अगर कह सकते हैं कि अमेरिका पे दुष्प्रभाव डालने वाला जो उपाय होगा वो ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाइना जैसे देश जिसके पास अपने पास एक करेंसी का एक बहुत बड़ा भंडार है विदेशी करेंसी का, वो क्या करे कि अपनी करेंसी को बेचकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना शुरू कर दे। और ये जितने प्रभावित देश हैं ये इकट्ठे अगर यही काम करना शुरू कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो टैक्स लगाने के बाद भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक तो उपाय ये कनाडा और चाइना ने कह दिया है कि भाई अगर यूएस अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी यानी टैरिफ लगाएगी हमारे इंपोर्ट्स पर, तो हम भी उनके इंपोर्ट पर उसी अनुपात में टैक्सेस बढ़ा देंगे। तो ये मुख्यतः 5-7 उपाय हैं जो प्रभावित देश अपना सकते हैं। अब रही बात भारत की, तो भारत को अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। जैसे जो हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या फिर मत्स्य पालन है, या फिर कैसे कि हथकरघा है, हैंडलूम है, इन सारे चीज़ों के लिए भारत को भी तैयार रहना चाहिए यूएस के ऊपर एंटी ये टैक्स लगाने का कि भाई तुम हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे। रीज़न इज़ कि अगर यूएस की वस्तुएं भारत में बिकने आ गई तो हमारे यहाँ पे जो किसान भाई लोग हैं वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहले भी हुआ है सर, पहले भी हुआ है। तो भारत के किसानों की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए ये जो 5-7 उपाय हैं इसमें से भारत को संभवतः इनमें से सारे ही उपाय अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी वही था सर कि इनमें से कौन सी जो स्थिति है वो सबसे उपयुक्त होगी भारत के लिए। नहीं, तो भारत में देखिए जिसने डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, डाइवर्सिफाइड स्थितियां हैं, भारत खुद बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो एक कोई उपाय अपनाना भारत के लिए संभव नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कृषि उत्पाद, तो कृषि उत्पाद हो गया, या फिर जो मछली पालन इत्यादि जो क्षेत्र हो गए, इसके लिए भारत को भी रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे यूएस के ऊपर। कारण उसका ये है कि अगर यूएस के लिए अगर हम लोग ये बाज़ार खोल देते हैं तो वहाँ के किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मुकाबला हमारे देश के किसान नहीं कर पाएंगे, खास के कीमत के मामले में। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैक्स का ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। दूसरा कि डोमेस्टिक डिमांड को भारत को बढ़ाना पड़ेगा। डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने का उपाय ये है कि भाई भारतीयों के हाथ में आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने होंगे। अगला उपाय ये है कि कुछ मामलों में भारत को शांत बैठना होगा कि भाई यूएस को हमारे पास मार्केट में आने दो। इससे होगा क्या कि 1991 में भी हमने देखा था कि जब हमारे बाज़ार को वैश्विक बाज़ार के लिए खोला गया था तो कुछ क्षण के लिए तो भारत के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा था, लेकिन इससे हुआ क्या कि भारत की खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास चाइना की है। वहाँ पे जब टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने का वहाँ पे फैक्ट्रीज लेके आया तो चाइना ने इस चीज़ को वहाँ से सीखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे बनाया जाता है और उसको और परिष्कृत किया। वहाँ पे एक कंपनी है BYD, वो आज टेस्ला को compete कर रही है, जबकि टेस्ला से ही उसने सीखा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनाया जाता है। तो संभवतः अगर यूएस की कंपनियां भारत में आती हैं, सामान बेचती है, तो हो सकता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको शुरुआती दौर में कुछ रेजिस्टेंस मिले, लेकिन आपदा में ही अवसर खोजना पड़ेगा। अगला उपाय
हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जैसे देशों के साथ या फिर EU हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि चाइना के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो डेफिसिट है उसको कम करने का तरीका हम लोग दूसरे तरीके से अपनाया है कि भाई हम लोग चाइना के मार्केट को अवॉइड नहीं कर सकते। चाइना की वस्तुएं भारत में आती रहेंगी, हम लोग खरीदते रहेंगे। इसका उपाय ये निकाला गया है कि चाइना की वस्तुएं अगर हम लोग खरीदते हैं तो जो डेफिसिट है उसकी भरपाई चाइना उसको भारत में निवेश के रूप में लाके, यानी कि हम लोग जो सेवा वस्तु खरीदते हैं वो करंट अकाउंट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, और चाइना उसकी भरपाई करेगा कैपिटल अकाउंट में जो निवेश के रूप में होगा, यानी हमारे मार्केट में वो नए फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा हम लोगों को कुछ मामले में यूएस के सामने थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में हम लोग यूएस के साथ हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रीटी में भी जाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का हम लोग एक डील कर रहे हैं यूएस के साथ कि ये भाई नया भारत है सर। हाँ, अब ये घर में घुस के मारता है। तो अगर कुछ मामलों में अगर हम लोग पीछे हटते हैं तो ये ना इसको भारत की हार या फिर हमारे जो नीति निर्माता हैं उनकी कमज़ोरी ना समझी जाए। इसको मतलब ऐसा ही समझा जाए कि अगर जैसे मेक इन इंडिया में जो शेर है, तो शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है इसका तो मतलब इसका ये नहीं मतलब कि ये डर से पीछे हट रहा है, वो ज़्यादा लंबी लंबी छलांग छलांग मारने मारने के वाला लिए। है। तो अभी जो परिदृश्य है इसमें भारत के सामने यही सारे उपाय हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा सर आज का जो विषय था और आज की जो बातचीत थी। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी स्थिति, या किसी भी विषय में किसी भी तथ्य पर अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। आप हमें विषय बता सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि कोई वीडियो या पॉडकास्ट हम लोग करें, तो बहुत जल्दी आपकी वो डिमांड संभवतः पूरी कर दी जाएगी, बशर्ते डिमांड जो है वो जेन्यून हो। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार पुनः, और फिर से सर से हम लोग बातचीत जारी रखेंगे इसी जो सीरीज़ है इसके अगले कड़ी के रूप में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।